रोम, इस एक नाम की विरासत आज भी हमारी दुनिया में हर तरफ दिखाई देती है। सोचिए, रिपब्लिक, सेनेट, डिक्टेटर जैसे शब्द, उनकी वो शानदार वास्तुकला, ये सब एक ऐसी सभ्यता की देन है जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आज की कहानी एक बहुत बड़े, एक नाटकीय बदलाव की है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने इतिहासकारों को सदियों से परेशान कर रखा है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक ऐसी व्यवस्था जो खास तौर पर इसलिए बनाई गई थी कि कोई एक इंसान कभी सबसे ज्यादा ताकतवर न बन पाए, वो कैसे एक सम्राट के हाथों की कठपुतली बन गई? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक महान गणतंत्र अपनी ही कामयाबी का शिकार हो गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गणतंत्र में वो कौन सी दरारें थीं जो धीरे धीरे चौड़ी हो रही थीं। फिर हम उस शख्स के बारे में जानेंगे जिसने इन दरारों का पूरा फायदा उठाया, हाँ, जूलियस सीजर। इसके बाद बात होगी उस आखिरी सबसे भयानक गृह युद्ध की जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे उस तबाही की राख से एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ। तो कहानी का ये पहला हिस्सा ना थोड़ा अजीब है, थोड़ी विडंबना है इसमें, क्योंकि रोम की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी लगातार जीत, उसका फैलता हुआ साम्राज्य, वही असल में उसकी बर्बादी की वजह बन रही थी। तो सोचिए, 509 ईसा पूर्व में रोम के लोगों ने अपने आखिरी राजा को भगा दिया और एक गणतंत्र बनाया। आइडिया बहुत सीधा साधा था। सत्ता किसी एक राजा के हाथ में नहीं होगी, बल्कि चुने हुए लोगों के एक समूह, जिसे सीनेट कहते थे, उसके हाथ में होगी। और कई सदियों तक ये सिस्टम बहुत बढ़िया चला। रोम फैलता गया और उसने कार्थेज जैसे बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटा दी। प्यूनिक युद्धों में तो कार्थेज को इतनी बुरी तरह से तबाह किया गया कि अब रोम को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। पूरे भूमध्य सागर पर सिर्फ रोम का राज था। लेकिन इस शानदार कामयाबी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जीते हुए इलाकों से जो बेहिसाब दौलत रोम आई, उसने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ अमीर थे जो और अमीर होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ वो आम सैनिक थे जो रोम के लिए लड़े थे लेकिन अब गरीबी में जी रहे थे। जब भी कोई नेता गरीबों की बात करता, उसे रास्ते से हटा दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती थी। और सबसे बड़ा खतरा तो सेना में ही पनप रहा था। सिपाही अब रोम देश के लिए नहीं, बल्कि अपने करिश्माई जनरलों के लिए वफादार हो गए थे। इसी बीच यूनान जैसे देशों को जीतने से एक और बदलाव आया। वहां की कला, फिलॉसफी और ऐशो आराम ने रोम के पुराने सादगी वाले मूल्यों को चुनौती देना शुरू कर दिया। समाज के अंदर एक और दरार पड़ गई थी। और इसी उथल-पुथल वाले माहौल में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसकी महत्वाकांक्षा इन सभी कमजोरियों का फायदा उठाने वाली थी, और उसका नाम था जूलियस सीजर। सीजर एक जबरदस्त जनरल तो था ही, लेकिन वो उतना ही चालाक राजनेता भी था। उसने गॉल यानी आज के फ्रांस को जीता और रोम में हीरो बन गया। उसने 2 और ताकतवर लोगों, पॉम्पी और अमीर क्रैसस के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे ट्रायम्विरेट कहते हैं, ताकि वो सीनेट को कंट्रोल कर सकें। लेकिन जैसे ही क्रैसस की मौत हुई, ये ग्रुप टूट गया। अब सीजर और पॉम्पी के बीच सत्ता का एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। सीनेट ने पॉम्पी का साथ दिया और सीजर को हुक्म दिया कि वो अपनी सेना भंग कर दे। लेकिन सीजर ने ये हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी सेना लेकर रूबिकॉन नदी पार कर ली। ये एक ऐसा काम था जिसका मतलब था सीधा सीधा ऐलाने जंग। लेकिन ये जो गॉल की जीत थी ना, ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये बहुत ही क्रूर थी। जीवनी लिखने वाले प्लूटार्क के मुताबिक सीजर की सेना ने 10 लाख लोगों को मार डाला था और 10 लाख लोगों को गुलाम बना लिया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस जीत से जो लूट का माल मिला, उसने सीजर को इतना अमीर और इतना ताकतवर बना दिया कि अब वो रोम की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे सकता था। गृह युद्ध जीतने के बाद सीजर ने खुद को आजीवन तानाशाह या डिक्टेटर फॉर लाइफ घोषित कर दिया। लेकिन उसने सिर्फ ताकत के जोर पर राज नहीं किया, उसने आम लोगों का दिल भी जीता। उसने गरीबों के भले के लिए कई सुधार किए, सड़कें और इमारतें बनवाईं और जनता के बीच अपनी छवि एक हीरो की तरह बना ली। रोम के आम लोग तो उसे एक मसीहा की तरह, लगभग एक देवता की तरह पूजने लगे थे। लेकिन सेनेट के सदस्यों को यह डर सताने लगा था कि सीजर की ये बेहिसाब ताकत गणतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उन्हें लगा कि सीजर अगला राजा बनना चाहता है। तो 15 मार्च 44 ईसा पूर्व को सेनेटरों के ग्रुप ने, जिसमें सीजर का अपना दोस्त ब्रूटस भी शामिल था, सेनेट के अंदर ही उस पर चाकुओं से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। उन हत्यारों को लगा कि उन्होंने गणतंत्र को बचा लिया है।
लेकिन उनकी ये सोच कि वो गणतंत्र को बचा रहे हैं एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। सीजर की मौत ने गणतंत्र को बचाया नहीं, बल्कि एक खालीपन पैदा कर दिया और रोम को एक और पहले से भी ज्यादा भयानक गृह युद्ध में धकेल दिया। सीजर के बाद सत्ता के 3 नए दावेदार सामने आए। एक था उसका गोद लिया हुआ बेटा और वारिस ऑक्टेवियन, दूसरा था उसका सबसे वफादार जनरल मार्क एंटनी और तीसरा था एक और ताकतवर जनरल लेपिडस। इन तीनों का एक कॉमन दुश्मन था, सीजर के हत्यारे। तो उन्हें खत्म करने के लिए इन तीनों ने मिलकर दूसरा ट्रायम्विरेट बनाया। लेकिन जैसे ही हत्यारों का काम तमाम हुआ, असली लड़ाई शुरू हुई ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी के बीच। और ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ था ऑक्टेवियन, जो रोम में बैठा था और खुद को सीजर का असली वारिस और रोमन परंपराओं का रखवाला बता रहा था। दूसरी तरफ था मार्क एंटनी, जो पूरब में मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। ऑक्टेवियन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि एंटनी तो एक विदेशी रानी के हाथों की कठपुतली बन गया है, वो एक गद्दार है। अब तो लड़ाई होकर ही रहनी थी। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम में समंदर के बीचों बीच दोनों की सेनाएं भिड़ गईं। ऑक्टेवियन की नौसेना ने एंटनी और क्लियोपेट्रा की सेना को बुरी तरह रौंद डाला। दोनों भागकर मिस्र चले गए, जहां 1 साल बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। मार्क एंटनी की हार के साथ ही दशकों से चले आ रहे गृह युद्धों का दौर खत्म हो गया। ऑक्टेवियन अब पूरी रोमन दुनिया का अकेला मालिक था। सवाल ये था कि वो इस टूटे फूटे गणतंत्र को अब किस नए सांचे में ढालेगा। देखिए, सालों के खून खराबे से रोम के लोग थक चुके थे। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें अब सिर्फ एक चीज चाहिए थी, शांति। और ऑक्टेवियन, जिसने अब अपना नाम बदलकर ऑगस्टस रख लिया था, उसने लोगों को वही दिया। उसने पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति के एक नए दौर की शुरुआत की। ये एक ऐसी शांति थी जो अगली 2 सदियों तक कायम रही। ऑगस्टस ने पूरे 41 साल तक राज किया। ये एक बहुत लंबा और स्थिर शासन था, खासकर जब हम गणतंत्र के आखिरी सालों की उथल-पुथल को देखते हैं। उसने गृह युद्धों को हमेशा के लिए बंद कर दिया, समाज को सुधारने के लिए कानून बनाए और रोम को संगमरमर के एक आलीशान शहर में बदल दिया। और यहीं हमें वो सबसे बड़ा बदलाव साफ-साफ दिखता है। देखिए, गणतंत्र में ताकत सीनेट और चुने हुए अधिकारियों में बंटी हुई थी। नतीजा, लगातार राजनीतिक झगड़े। वहीं साम्राज्य में सारी की सारी ताकत एक ही इंसान, सम्राट के हाथ में आ गई। अब व्यक्तिगत आज़ादी की जगह सुरक्षा और व्यवस्था को ज्यादा जरूरी माना जाने लगा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। रोम के लोगों ने कई पीढ़ियों के युद्ध को खत्म करने और 200 साल की शांति पाने के लिए अपने गणतंत्र को कुर्बान कर दिया। ये एक ऐसा सौदा है जो इतिहास में बार बार हुआ है। तो क्या यह सौदा सही था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया के कई समाज ढूंढ रहे हैं।